जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको? जी सर, वालेकुम आ रही है। वालेकुम सलाम। Okay, so first of all, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Amar Akbar, or almost I am teaching here from last 5 years at University of Management and Technology, और जो हम लोगों ने कोर्स पढ़ना है या जो मैंने आप लोगों को कोर्स पढ़ाना है, डेट इज थेराप्यूटिक एक्सरसाइज एंड टेक्निक्स 2। सही है। इससे पहले आप थेराप्यूटिक एक्सरसाइज एंड टेक्निक्स 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ा होगा आपने, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ा था, एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में और एक्वेटिक एक्सरसाइजेस के बारे में। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। So in therapeutics exercise and techniques too, we will study the regions of the upper extremity, the regions of the lower extremity, as well as the spine. ठीक है। और इन regions में actually हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक तो इनकी एनाटमी पढ़ेंगे, इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस कौन कौन से कंडीशंस या कौन कौन से ऑपरेशंस ऐसे किए जाते हैं इनको ठीक करने के लिए, या किसी भी रीजन की किसी भी जॉइंट को बेटर करने के लिए हम लोग कौन कौन सी थेरेपीज या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली सर्जिकल इंटरवेंशंस भी यहाँ पर इसमें दी हुई हैं थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज एंड टेक्निक्स 2 में। हमने वो सर्जिकल इंटरवेंशंस भी पढ़नी होती हैं। और एक्चुअली उस सर्जिकल इंटरवेंशंस का पढ़ने का हमारा क्या फायदा है कि हम लोगों ने उन सर्जिकल इंटरवेंशंस को पढ़ने के बाद जब पेशेंट को रिहैब करवाना है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारा, कि सर्जरी हो गई, सर्जन ने अपना काम कर दिया, अब आपका काम होता है कि आपने किस तरीके से पेशेंट को रिहैबिलिटेशन की तरफ लेकर आना है। सो हम लोग सर्जरीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सर्जरी में होता क्या है, ठीक है, क्या क्या होगा, किस किस टिश्यू को टियर किया जाएगा, और उसके बाद हम लोग उसके बारे में ये पढ़ेंगे कि इसको रिहैब किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस फायदेमंद होंगी और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जो है वो नुकसानदेह होंगी। ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ therapeutic exercise and techniques too, that is peripheral nerve इंजरीज। ठीक है, सही है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद पेरिफेरल नर्व इंजरीज। ठीक है। अब शुरू करें। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दूं लेक्चर की। जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। ओके बेटा, थेराप्यूटिक्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है। पहली बात, और मैं ये शायद बात हमेशा आप लोगों को दोहराता रहूंगा कि थेराप्यूटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप लोगों ने उसको इसको बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इसको पढ़ना है और पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद थेराप्यूटिक्स। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, दैट इज पेरिफेरल नर्व इंजरीज। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल। Just give me a minute. ओके, आप सबको स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर, हो गई है। Okay, let's start with the first lecture, and here we are going to start. First of all, have a look on the contents. We will have a brief review of peripheral nervous system. Then we will have to look about the myotomes, the dermatomes. We will have to look about the mechanism of nerve injury. We will look into classification of nerve injuries, then the management, and so on. ठीक है।
So first of all, there is a brief review of peripheral nervous system. Now, what do you know about peripheral nervous system? The central nervous system and the peripheral nervous system. Okay. Central nervous system is actually the brain and the spinal cord. The spinal cord is hanging within the spinal canal, and the peripheral nervous system is those nerve roots that are emerging from the spinal cord, okay, and exiting the spinal canal, and then after exiting they are going to form different plexus and they are going to form different branches, okay. This is what we called it as peripheral nervous system, okay. So a peripheral nervous system is outside the spinal canal or outside the brain, okay. That is what we known as peripheral nervous system. Now a peripheral nerve, ji beta. So a peripheral nerve is composed of 3 type of neurons. Basically, अगर हम generally बात करें तो एक peripheral nerve के अंदर 3 different किस्म के neurons present होते हैं, ठीक है. अब वो 3 different किस्म के neurons क्या हैं? The one is the motor neuron, the other one is the sensory neuron, and the last one is the sympathetic neuron. So these are the 3 types: motor neuron, sensory neuron, and sympathetic neuron. If we talk about motor neuron, we have further divided the motor neuron into 2 types. That is alpha motor neurons and gamma motor neurons. The alpha motor neurons and the gamma motor neurons. Now, alpha motor neurons, what alpha motor neurons are going to do? ठीक है. इससे पहले अगर मैं बात करूं स्पाइनल कॉर्ड की, यहां तक आपको बात की समझ आ गई कि एक पेरिफेरल नर्व में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है और एक सिंपैथेटिक न्यूरॉन होता है. और हमने मोटर न्यूरॉन को फर्दर डिवाइड कर दी इनटू 2 टाइप्स, दैट इज अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड गामा मोटर न्यूरॉन. यहां तक आपको समझ आ गई है बात की बच्चों? जी सर. Yes, sir. So, okay, now I am going to give you I am going to have have a picture for you. Just give me a minute. ओके, यहाँ आप सबको नजर आ रहा है बच्चों कि आप लोगों को साथ पीपीटी ही शेयर हो रही है? सर पीपीटी शो हो रही है. ओके, ओके ओके. ओके, अब आप लोगों के साथ एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम हो रही है शो आप सबको? जी जी That जी is सर. the spinal cord. ठीक है. Now we have divided the spinal cord into 3 different sections. ठीक है. अगर हम इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो हम इस क्रॉस सेक्शन में स्पाइनल कॉर्ड को 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट, ठीक है, ये एंटीरियर
हॉर्न एंटीरियर कॉलम कहलाते हैं या एंटीरियर हॉर्न्स कहला देते हैं, HORNS, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न्स कहला सकते हैं, ठीक है, या हम इनको कहते हैं एंटीरियर कॉलम्स, ठीक है। दैट वन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट, दिस इज कॉल्ड लेटरल कॉलम्स, ठीक है, एंड दिस posterior are called as posterior columns, ठीक है। So actually the spinal cord is divided into 3 columns. One on the anterior aspect is called anterior column, one on the posterior aspect is called posterior column, and on the lateral side is called lateral column, ठीक है। So हमने यहां तक बात की है कि स्पाइनल कॉर्ड के 3 कॉलम्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉलम। अब हम बात करें कि पेरिफेरल नर्व की हमने बात की थी कि पेरिफेरल नर्व में कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है और सिंपैथेटिक न्यूरॉन है, ऐसे ही है, ठीक है। अब हमने इनको यहां पर करना है कि ये स्पाइनल कॉर्ड के ये जो तीनों कॉलम्स हैं इनमें से कौन कौन सा कंपोनेंट इमर्ज करेगा, ठीक है, जो कि मिलकर एक क्या बनाएगा, पेरिफेरल नर्व बनाएगा। सो फ्रॉम द इंटीरियर कॉलम्स, ठीक है, आपका अल्फा मोटर न्यूरॉन, जो मैंने पहले बात की कि हमने मोटर न्यूरॉन को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स में और गैमा मोटर न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स कहां से इमर्ज करेंगे, फ्रॉम द इंटीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। गैमा मोटर न्यूरॉन्स कहां से इमर्ज करेंगे, फ्रॉम द लेटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जो आपके सेंसरी न्यूरॉन है वो कहां से इमर्ज करेगा, फ्रॉम द डॉर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। बात की समझ आ गई यहां तक कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई सर। अब स्पाइनल कॉर्ड के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने देखा है उसमें 3 कॉलम्स देखे, 3 कॉलम्स में से हमारे पास 3 टाइप की न्यूरॉन्स निकल रही हैं, ठीक है, जो कि मिलकर एक क्या बना रही है, पेरिफेरल नर्व बना रही है। सिर्फ एक बात रह गई सिंपैथेटिक न्यूरॉन की। तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन कहां से इमर्ज होती है, ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन कहां से आता है, पेरिफेरल नर्व के अंदर, ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक न्यूरॉन भी तो कंपोजिशन का एक पार्ट है। सो ये जो वेंट्रल हॉर्न्स बेटा आप सबको नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, अल्लाह ताला ने स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कैनाल में रखा हुआ है, ठीक है, और स्पाइनल कैनाल किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे ही है। अब वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जहां पर वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं, ठीक है, सही है, यहां पर इसके इसी जगह पर अल्लाह ताला ने साथ में 2 चेन्स, सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया जिसको बोलते हैं, 2 सिंपैथेटिक चेन्स ट्रेवल कर रही होती है। क्या ट्रेवल कर रही होती है, 2 सिंपैथेटिक चेन्स ट्रेवल कर रही होती है। अब ये जो सिंपैथेटिक चेन्स हैं, ठीक है, हर वर्टिब्रल लेवल पर इनका एक गैंग्लिया होता है। आप सबको पता है गैंग्लिया को अगर हम डिफाइन करें तो दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडीज। न्यूरॉन के पास 3 चीजें होती है ना, एक न्यूरॉन के पास डेंड्राइट है, एक्सॉन है, सेल बॉडी है। तो जहां पर सेल बॉडीज एक्यूमुलेट कर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ गैंग्लिया, ओके। सो सिंपैथेटिक चेन के अंदर क्या है, हर लेवल के ऊपर अल्लाह ताला ने गैंग्लियाज रखे हुए हैं, सेल बॉडीज की एक्यूमुलेशन है। वो जो गैंग्लिया होता है वो हर पेरिफेरल नर्व को अपनी अपनी एक ब्रांच दे देता है, ठीक है। जैसे ही पेरिफेरल नर्व, जैसे ही आपकी डॉर्सल साइड से कौन सी निकलेगी न्यूरॉन, डॉर्सल साइड से सेंसरी न्यूरॉन, वेंट्रल साइड से मोटर न्यूरॉन, जैसे ही ये दोनों मिलेंगी, ठीक है, तो यहां से आपके एक सिंपैथेटिक न्यूरॉन भी मिल जाएगी और ये तीनों आपस में मिलके क्या बना देंगी, एक पेरिफेरल नर्व बना देंगे। ये देखें, ये आप सबको शो हो रहा है, ये जो रेड कलर की चीज है, ये जो रेड कलर का है दैट इज द मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये इंटीरियर कॉलम से निकल रहा है, ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है, दिस ब्लू इन कलर, दिस इज कॉल्ड अ सेंसरी न्यूरॉन बिकॉज इट इज इमर्जिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये दोनों मिल गई, अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या रखे हुए हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया रखे हुए हैं बाहर की तरफ, और इस सिंपैथेटिक गैंग्लिया से एक सिंपैथेटिक न्यूरॉन इनके साथ मिलके क्या बना देगी, स्पाइनल नर्व के बना देगी या पेरिफेरल नर्व बना देगी। समझ आ गई बच्चों यहां तक बात की? यस सर। जी। तो
दिस इज अबाउट द रिव्यू ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस तरीके से एक पेरिफेरल नर्व बनती है, ठीक है। और ये पेरिफेरल नर्व जाके आपके जितने भी पेरिफेरल एरियाज हैं, ठीक है, आपकी एक्सट्रीमिटीज हैं, आपके फिंगर्स हैं, आपके टोज हैं, इन सबको जाके सप्लाई करती है, यहाँ से सेंसेशंस को कैरी करती है, यहाँ के स्वेट ग्लैंड्स को कंट्रोल किया जाता है, सेबेशियस ग्लैंड्स को कंट्रोल किया जाता है, जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको कंट्रोल किया जाता है, और इनको जितना भी मतलब इनसे मैसेज को लिया जाता है, रिसीव किया जाता है, और फिर इनसे एक्शन परफॉर्म करवाया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर आती है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक। स्पाइनल कॉर्ड देखता है कि अगर यहाँ पर मैनेज करने वाला है तो वो उसी वक्त मैनेज करके उसको क्या करता है, मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। अगर नहीं तो फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, हायर ब्रेन सेंटर्स पर भेज देती है, ताकि हायर ब्रेन सेंटर्स उसको इंटरप्रेट करके एनालाइज करके वापस एक मोटर टास्क परफॉर्म करवाएं। समझ आ गई बच्चों बात की? दिस इज हाउ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। नाउ कम बैक टू आवर स्लाइड्स, ठीक है। Now, there was a scientist named as Butler, ठीक है। अब ये सारी जो चीज मैं बताने लगा हूं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है। ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे नॉलेज के साथ, ठीक है। मेरी इस बात को समझने की कोशिश करनी है। There was a scientist named David Butler, जिसने ये सबसे पहले कंसेप्ट दिया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम की तरह एक्ट करता है। ये एक किस सिस्टम की तरह एक्ट करता है? कॉन्टिन्यूस सिस्टम की तरह एक्ट करता है। अब कॉन्टिन्यूस सिस्टम क्या है? कॉन्टिन्यूस सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं कि अगर इस सिस्टम की किसी एक एंड के ऊपर अगर कहीं पर कोई इंजरी हुई है, तो इसके पूरे सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम है। अगर ये एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम ना होता या एक नॉन कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता, तो फिर ऐसा ना होता। क्या होता कि अगर वहां पर इंजरी होती तो वो लोकलाइज्ड इंजरी रहती, वो बाकी किसी एरिया को मुतासर ना करती या बाकी किसी एरिया के नर्वस सिस्टम को मुतासर ना करती। लेकिन डेविड बटलर ने कहा कि आपका नर्वस सिस्टम जो है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस टिश्यू ट्रैक सिस्टम, ठीक है। कहीं एक जगह पर इरिटेशन होगी, कहीं एक जगह पर नर्व इंजरी होगी, कहीं एक जगह पर कोई मसला होगा, तो यही मसला वो पूरे नर्वस सिस्टम को सेपरेट कर सकता है, ठीक है। समझ आ गई बात की? अब वो कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरली भी कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, फंक्शनली भी कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरली भी एक दूसरे के साथ इसी तरीके से है और फंक्शनली भी एक दूसरे के साथ इसी तरीके से। अब वो कहते हैं स्ट्रक्चरली किस तरीके से? स्ट्रक्चरली इस तरीके से कि जो न्यूरॉन्स की अल्लाह ताला ने कवरिंग रखी हुई है विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग से इसको स्ट्रक्चरली एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूस रख रही है। क्योंकि नर्वस सिस्टम में हर जगह पर आपको क्या मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग मिलती है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो वहां पर हमें मिलता है पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। ये भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग्स हैं। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं तो हमें वहां पर मिलती है एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम क्या है? अगर हम एक पेरिफेरल नर्व को ओपन करें तो पेरिफेरल नर्व में जो सबसे छोटा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? एक्सॉन होगा। क्या होगा जी बच्चों? पेरिफेरल नर्व में सबसे छोटा एक्सॉन एक्सॉन होगा। एक्सॉन की अगर हम सरफेस को देखें, एक्सॉन की सरफेस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलिमा। एक्सोलिमा, LEMMA, एक्सोलिमा। इस सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर अल्लाह ताला ने कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग रखी होती है, रैपिंग रखी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज एंडोन्यूरियम। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज एंडोन्यूरियम। नाउ
अब वो कहते हैं कि ये जो एक्सॉन है, ये जब बंडल ऑफ एक्सॉन्स मिलते हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन्स, they combine to form a fascicle. They combine to form a fascicle, nerve fascicle. Okay, so nerve fascicle, it is wrapped with a protective connective tissue covering, जिसका नाम रखा गया है पेरिन्यूरियम. Yes, पेरिन्यूरियम, that is. और ये जो नंबर ऑफ नर्व फेसिकल्स हैं, जब ये मिलके एक पैराफेरल नर्व बनाते हैं, ठीक है, तो उसको अल्लाह ताला ने कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग से रैप किया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिन्यूरियम. ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अल्लाह ताला ने कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग रखी है, इसी तरीके से हमारे पैराफेरल नर्वस सिस्टम में कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग रखी हुई है अल्लाह ताला ने. ठीक है, सो स्ट्रक्चरली इट इज a continuous system, and functionally how it is a continuous system, because there is a continuous. अभी देखिए कौन आया है. So there is a continuous system. Okay बच्चों, there is a continuous system. ठीक है, फंक्शनली कैसे कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, इनका कॉन्टिन्यूस फ्लो है. अगर न्यूरोट्रांसमीटर आज यहां काम कर रहा है, तो वही न्यूरोट्रांसमीटर फ्लो करता हुआ कहीं और जाके काम करेगा. ठीक है, समझ आ गई बात की. फिर इम्पल्सेस का ट्रेवल करना. ठीक है, अब अगर एक सेंसरी इम्पल्स आ रही है, तो वो सेंसरी इम्पल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगी. ठीक है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी कि जी बस मैंने इधर ही जाना है. इट विल मूव टू इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, जहां उसका मैसेज जाना होगा वहां पर मैसेज चला जाएगा. ठीक है, समझ आ रही है बात की. सो देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम टू अनदर पोर्शन. ठीक है, दिस इज द continuity of the function. So structurally and functionally it is a continuous system as well. Now वो कहते हैं कि इस continuous system के लिए, ये इस continuous system को काम करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको मोबाइल रखना है. क्या रखना है? अल्लाह ताला ने इसको क्या रखना है? मोबाइल रखना है. जी बच्चों, समझ आ रही है बात की? इस continuous system को काम करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको क्या रखना है? मोबाइल रखना है. अब आप सबको पता है कि हमारे लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पैराफेरल नर्वस सिस्टम हो, ये हमारे लिए कितना ज्यादा एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी जिंदगी का. ठीक है, ऐसे ही है. अब मोबाइल क्यों रखना है? ठीक है, क्योंकि मोबाइल इसलिए रखना है कि क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम है. अगर इसको अल्लाह ताला ने मोबाइल ना रखे, ठीक है, अगर अल्लाह ताला इसको मोबाइल ना रखे, ठीक है, और ये फिर भी एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम के तौर पर काम करे, तो फिर क्या हो? फिर हो ऐसे कि हमें कहीं पर भी नर्व को कहीं पर इरिटेशन हुई है, तो हमारी पूरी बॉडी क्या करना शुरू कर दे? हमारी पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम क्या करना शुरू कर दे? इरिटेट करना शुरू कर दे. ठीक है, तो मोबाइल अल्लाह ताला ने जब इसमें मोबिलिटी दी है, तो मोबिलिटी क्या करती है एक्चुअली कि कहीं पर भी इरिटेशन होती है, ठीक है, तो जो नर्व होती है या कोई भी सिस्टम है या कोई भी न्यूरॉन है, वो उस इरिटेशन से अपने आप को अवॉइड करने की कोशिश करती है जितना वो कर सके. लेकिन अगर एक इंजरी ऐसी है, ठीक है, कि जो कि कंप्लीट उस लेवल तक पहुंच जाए जिससे वो नर्व बच ना सके और नर्व की इंजरी हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो नर्व की इंजरी है, ठीक है, वो क्या करना शुरू कर देगी? इरिटेशन कॉज करना शुरू कर देगी. या वो अपवर्डली इरिटेशन कॉज करना शुरू कर देगी या वो डाउनवर्डली इरिटेशन कॉज करना शुरू कर देगी. इट विल डिपेंड. ठीक है, so that is why it is a continuous system and it is a mobile system as well. और अल्लाह ताला ने इसको मोबिलिटी कैसे दी हुई है? हमारे पैराफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा मोबिलिटी हमारे पैराफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? जी बच्चों,
बच्चों आवाज आ रही है? मोबिलिटी है यस सर। सर। जी जी सर, आ रही है। We have a mobility, ठीक है। हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा मोबिलिटी है। अब वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी को बताना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी रीजंस हैं जिससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोबिलिटी आती है। ये 3 चीजें हैं। पहली चीज क्या है, पहली रीजन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड की अरेंजमेंट, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व रूट्स निकल रही हैं उनकी अरेंजमेंट, फिर जो नर्व रूट्स मिलकर प्लेक्सेस बना रही हैं, ब्रेकियल प्लेक्सेस और लंबोसेक्रल प्लेक्सेस जो बना रही हैं, उनकी अरेंजमेंट, ठीक है। दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब क्या अरेंजमेंट है स्पाइनल कॉर्ड की? स्पाइनल कॉर्ड की अरेंजमेंट ये है कि वो स्पाइनल कैनाल के अंदर फ्रीली हैंग कर रही है, उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, that is freely hanging in your spinal canal। ठीक हो गया बच्चों? फिर स्पाइनल कैनाल में से जब नर्व रूट्स निकल रही हैं, इंटरवर्टेब्रल फोरामिना से नर्व रूट्स इमर्ज कर रही हैं, तो नर्व रूट्स की भी कहीं पर कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ वही अटैचमेंट है जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ है कि स्पाइनल कॉर्ड से वो इमर्ज होकर बाहर आ रही हैं। किसी बोन के साथ आगे पीछे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, कहीं पे कोई उसकी अटैचमेंट नहीं होती नर्व रूट, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आपके पास जब नर्व रूट्स निकलती हैं और उसके बाद आपके पास प्लेक्सेस बनते हैं, तो प्लेक्सेस भी किसी के साथ अटैच नहीं है बेटा, अटैच नहीं है। अब अटैच कैसे नहीं है कि लेट्स से एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, ठीक है, मैं उसको फ्लोर के ऊपर रख दूं, ठीक है, विदाउट एनी नेल, किसी कील को ठोके बगैर मैं अगर एक तार को नीचे लिटा दूं किसी भी फ्लोर के ऊपर, ये तार को बिखेर दूं, तो क्या वो अटैच हो जाएगी फ्लोर के साथ? नो कील की? ऑब्वियसली नो, ठीक है। सो इसी तरीके से जो हमारे ये जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, ये हमारे मसल्स के ऊपर इसी तरीके से अल्लाह ताला ने बिछाई हुई हैं। इनके साथ कोई एंकरिंग नहीं है किसी भी चीज की, इनको किसी चीज ने एंकर नहीं किया हो कि तुमने यहां से नहीं हिलना, तुमने यहां पर रहना है, तुमने यहां पर रहना है। समझ आई बात की बच्चों? बात की समझ आई है? सो यस यस सर। सर। यस सर। दैट्स व्हाई इट इज अ मोबाइल सिस्टम, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज कि नर्व जो होती हैं वो वेवी नेचर की होती हैं, जब भी उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है वो अपने आप को स्ट्रेटन अप कर लेती हैं। ये फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके अंदर? फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस में, ठीक है। जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा मसल्स का या लिगामेंट्स का, ठीक है, जिसमें कोलेजन फाइबर्स की स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आपको शायद याद हो, तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में जो टो रीजन होता है उसमें क्या होता है कि वहां पर आपके जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं दे आर वेवी इन नेचर, जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है वो स्ट्रेटन अप हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स के फाइबर्स हैं दे आर वेवी इन नेचर, और जैसे ही इनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है दे गेट स्ट्रेटन अप। और द थर्ड रीजन इज कि जो पेरिफेरल नर्व की कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग्स हैं, ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द फोर्सेस, ठीक है। इनके ऊपर जितनी भी कंप्रेसिव फोर्सेस आ रही हैं, जितनी भी टेंसाइल फोर्सेस आ रही हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग्स इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, एक चीज, ठीक है। और अंडरलाइन जो इनके पेरिफेरल नर्व्स हैं या नर्वस सिस्टम है, इसकी मोबिलिटी को खराब नहीं होने देता, ठीक है। सो दिस इज हाउ द आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मोबाइल, ठीक है बच्चों? यहां तक बात की समझ आ गई है? जी सर। सर आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मायोटॉन्स। मायोटॉन एक ऐसी नर्व रूट की बेटा मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, नर्व रूट कैसे होती हैं? हर वर्टिब्रा का नाम है, आप सबको पता है। स्पाइन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं, 12 थ्रेसिक वर्टिब्राज हैं, 5 लंबर वर्टिब्राज हैं, ठीक है, फिर सैक्रल है और फिर कॉक्सेस हैं, ऐसे ही है ना, सबको पता है।
अब जी हम सर। बात करें सर्वाइकल के वर्टिब्रास की, तो सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रास हैं, लेकिन यहाँ पर जो नर्व रूट्स हैं वो 8 होती हैं। वो कितनी होती हैं? 8 8। होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ये फिर आप इंशाल्लाह ताला मैनुअल थेरेपी जो आप लोगों का फर्दर आगे सब्जेक्ट है उसमें जाके बताऊंगा, ये जरा डीपेंड हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, इनसे 8 नर्व रूट्स निकल रही हैं। ठीक है, अब आप लोग भी सोचोगे कि किस तरीके से ये सर्च करनी है बात। ठीक है, कि किस तरीके से 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं लेकिन इनमें से 8 नर्व रूट्स कैसे आ रही हैं। ठीक है सर मैं बताऊं, जी बेटा। सर पता है हम लोगों को सर। ऑक्सीपिटल के नीचे से एक निकलती है, C1 से पहले ही एक निकलती है, ऑक्सीपिट से नीचे निकलती है C0, उधर से फिर स्टार्ट होती हैं नर्व रूट्स निकलने, इसलिए C8 होती हैं। 7 वर्टिब्रास की 8 रूट्स होती हैं। अच्छा, इसको हम लोग कैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा अगर हम लोग उसको फोकस करके या एक्यूरेटली इसको हम लोग इस तरीके से कहते हैं कि जो आपका हर वर्टेब्रा है, सिर्फ सर्वाइकल में हम नर्व रूट को नेम करते हैं ऊपर वाले वर्टेब्रा के अकॉर्डिंगली। मतलब कि C1 है तो C1 नर्व रूट जो होगी वो C1 वर्टेब्रा के ऊपर से इमर्ज करेगी। थोरैसिक स्पाइन में और लंबर स्पाइन में ऐसा नहीं होता। थोरैसिक और लंबर में इसके उलट होता है। बेटा बात की समझ आ रही है? C1 यस नर्व सर। रूट हम उसको कहेंगे कि जो C1 वर्टेब्रा के ऊपर से इमर्ज हो रही है। ठीक है, लेकिन थोरैसिक और लंबर में क्या होता है? T1 नर्व रूट हम उसको कहेंगे जो T1 वर्टेब्रा के नीचे से इमर्ज कर रही है। बात समझ आइए? लंबर में L1 नर्व रूट हम उसको कहेंगे जो L1 वर्टिब्रा के नीचे से इमर्ज कर रही है। ठीक है, तो सिंपली इस वजह से, ठीक है, T1 T2 T3 T4, ठीक है, इस वजह से और C7 के नीचे से ऊपर से C7 नर्व रूट इमर्ज करेगी C7 वर्टिब्रा के, और C7 वर्टिब्रा के नीचे से C8 नर्व रूट इमर्ज करेगी। समझ आ गई बात की? यस सर। यस ओके, सर। तो नर्व रूट्स, एक नर्व रूट किसी भी मसल को या मसल ग्रुप को, ठीक है, जो कि एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे तमाम मसल्स जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो या मसल ग्रुप्स जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसको जो नर्व रूट सप्लाई करेगी उसको हम बोलते हैं दैट इज अ मायोटॉम। So if we talk about the myotoms of the upper extremity or the upper quarter, ठीक है, तो C1 C2 is for cervical flexion। ठीक है, हेड की फ्लेक्शन करवाई जाए, नेक की फ्लेक्शन करवाई जाए, तो ये कौन से आपके नर्व रूट्स, कौन से आपके मायोटॉम्स हैं? C1 एंड C2। ठीक है, C3 इज फॉर सर्वाइकल साइड बेंडिंग, हमारी नेक साइड बेंड हो, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर, तो वो हमारी C3 नर्व रूट कंट्रोल करती है। स्कैपुला की एलिवेशन हो, जिसको हम लोग कहते हैं कंधे उचकाना, ठीक है, तो ये भी किसका काम है? ये किसका काम है? ये फोर्थ सर्वाइकल नर्व रूट का काम है। बच्चों 1 मिनट अजान हो जाए तो फिर हम लोग पढ़ते हैं।
जी बच्चों स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. ओके सो C5 इज फॉर शोल्डर एबडक्शन, ठीक है, और C6 इज फॉर एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन, C7 is for elbow extension and wrist flexion, C8 is for thumb extension and T1 is for finger abduction। इसी तरीके से लोअर क्वार्टर की बात करें हम लोग तो लोअर क्वार्टर में hip flexion is controlled by first and second lumbar nerve root, knee extension is controlled by third lumbar nerve root, ankle dorsiflexion is controlled by fourth lumbar nerve root, big toe extension is being controlled by the fifth lumbar nerve root, and ankle eversion and plantar flexion, hip extension is being controlled by first sacral nerve root, knee flexion is being controlled by second sacral nerve root, and S3, the third sacral vertebra, sacral nerve root has no specific action, ठीक है। It usually provide innervation to the intrinsic muscles of the foot. So actually why these myotoms are important for us, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए, ठीक है, अगर आप उनकी इन मायोटॉम्स को चेक करोगे, ठीक है, और राइट एंड लेफ्ट साइड से कंपेयर करोगे, लेट्स से मैं बिग टो एक्सटेंशन, रेजिस्टेड बिग टो एक्सटेंशन को परफॉर्म करवाता हूं, ठीक है, एक साइड पे पेशेंट क्या करता है, बिग टो को एक्सटेंड कर लेता है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, लेकिन एक लेफ्ट साइड के ऊपर पेशेंट उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता या पेशेंट उसको होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है, उस एक्सरसाइज को या उस रेजिस्टेंस को। तो क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि इसकी लेफ्ट साइड की जो फिफ्थ लंबर नर्व रूट है वो क्या है, कहीं पर कंप्रोमाइज्ड हो रही है। वो क्या हो रही है, वो कहीं पर कंप्रोमाइज्ड हो रही है, ठीक हो गया। So that is why we have to follow the myotoms, ठीक है। मायोटॉम्स के लिए हम लोग लिखते हैं मायोटोमल वीकनेस, ठीक है। सेंसेशंस लॉस होते हैं तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सेंसरी लॉस। इट कैन बी पार्शियल सेंसरी लॉस और इट कैन बी अ कंप्लीट सेंसरी लॉस, ठीक है। मायोटॉम्स के लिए हम लोग हमेशा लिखते हैं मायोटोमल वीकनेस, ठीक हो गया बच्चों यहां तक। So let's talk about mechanism of nerve injury. There are 5 different mechanisms जिससे peripheral nerve जो है वो आपकी injured हो सकती है। The first one is compression, ठीक है, कहीं से भी forces ने compress कर दिया है peripheral nerve को, और peripheral nerve किसी भी साइड पर जा रही है या मूव कर रही है तो उसको हर साइड के ऊपर compression मिल रहा है, मतलब एज अ होल उसके ऊपर compression है, सर्कमफ्रेंशियल प्रेशर है उसके ऊपर, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि दैट इज अ इंजरी, दैट विल कॉज एन इंजरी, ठीक है। अब क्या हो, अक्सर हम लोगों के ऊपर या लेट से हमारे किसी बाजू के ऊपर कंप्रेशन आया है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन से कंप्रेशन आया है, तो उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हमारा बाजू सोना शुरू कर देता है, ठीक है, लेकिन वो इंजरी नहीं होती, वो एक्चुअली क्या होता है, एक टेम्पररी लॉस होता है, और उसके बाद वो जैसे ही कंप्रेशन खत्म होता है उसके थोड़ी देर के बाद आपकी जो सेंसेशंस होती हैं वो वापस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कंप्रेशन, कौन सा कंप्रेशन, सर्कमफ्रेंशियल कंप्रेशन, जो चारों तरफ से प्रेशर एक जैसा हो और वो उस नर्व को इंजर्ड तब कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद वो कहता है कि लैसिरेशन इंजरीज, ठीक है, डायरेक्टली कोई ऐसी इंजरी हो जो कि कट कर दे आपकी पेरिफेरल नर्व को, ठीक है। उसके बाद वो कहता है स्ट्रेच, टेंशनल फोर्सेस, ठीक है, आपकी पेरिफेरल नर्व को दो पेरिफेरल नर्व के एंड या दो एंड्स हैं, मतलब एक डिस्टल एंड है और एक प्रॉक्सिमल एंड है, और इसके दरमियान कहीं स्ट्रेच फोर्स आई है, टेंशन जनरेट हुई है, और जो पेरिफेरल नर्व इटसेल्फ है वो इसको विथस्टैंड नहीं कर सकती टेंशनल फोर्स को, तो वो स्ट्रेच फोर्स से भी आपकी पेरिफेरल नर्व इंजर्ड हो सकती है। द सेकंड लास्ट वन इज द रेडिएशन,
कोई भी रेडिएशन है, ठीक है, उसकी वजह से। और लास्ट वन इज द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ आपके पेरिफेरल नर्व को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द साइट्स वेयर अ पेरिफेरल नर्व कैन बी इंजर्ड, ठीक है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पेरिफेरल नर्व इंजर्ड हो सकती है? तो वो कहते हैं ऐसी तमाम जगह जहां पर टनल्स बनी हुई है, ठीक है, जो क्लोज कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, चाहे वो टनल्स बोनी टनल्स हैं, चाहे वो फाइब्रस टनल्स हैं, चाहे वो लिगामेंटस टनल्स हैं, ठीक है। अगर वो क्लोज कंपार्टमेंट्स हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि पेरिफेरल नर्व इंजर्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल मीडियन नर्व इन अ कार्पल टनल, ठीक है। और वो कहता है कि यहाँ फिर क्या हो कि आपकी पेरिफेरल नर्व एक एब्रप्ट एंगल बना रही है, ठीक है, सीधी जाते जाते एकदम लेफ्ट साइड को मुड़ गई है और एक एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है। तो वहां पर पेरिफेरल नर्व के ज्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं। और फिर वहां पर जहां पर पेरिफेरल नर्व जरा ज्यादा फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स का मतलब क्या है कि पेरिफेरल नर्व कहीं पर बहुत ज्यादा अटैच है, डिपेंडेंट है उस बेड के ऊपर, ठीक है, या उस फ्लोर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसको वहां पर भी पेरिफेरल नर्व जो है वो इंजर्ड हो सकती है। एंड लास्टली देयर आर सम पॉइंट्स जहां पर पेरिफेरल नर्व जो है वो इंजर्ड हो सकती है, ठीक है। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अगर आप सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस को देखें तो वहां पर अल्लाह ताला जो रेडियल नर्व है वो उस सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे, ह्यूमरस के सबसे ज्यादा करीब होती है रेडियल नर्व, क्योंकि वो सर्जिकल नेक के सराउंडिंग में होती है, घूमती है और फिर आती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है। दैट्स व्हाई द रेडियल, हम ये कहते हैं कि जी अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो तो रेडियल नर्व जरूर इंजर्ड होती है, ठीक है। सो देयर आर दीज आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स जहां पर पेरिफेरल नर्व इंजर्ड हो सकती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि लेट्स से इंजरी हो गई, तो इंजरी के बाद आपके पास या पैथोफिजियोलॉजिकल, पैथोफिजियोलॉजिकल मींस के फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन से हट के एक डिसफंक्शन स्टार्ट हो सकता है, या फिर वो कहता है पैथोमैकेनिकल। पैथोमैकेनिकल मींस मैकेनिक्स चेंज हो सकती है, ठीक है। आप अक्सर देखते हैं कि हमें खुदा ना खास्ता कभी चोट लगे, ठीक है, तो हम अपने उस साइड के ऊपर इतना डिपेंड नहीं कर रहे होते जिस साइड पर हमें चोट लगती है, हम हमेशा उससे अवे मूव करते हैं। हम कोशिश हमारी यही होती है कि हम उस जगह को ना ज्यादा यूज करें जहां हमें इंजरी हुई है, ऐसे ही है, ठीक है, स्टार्ट के अंदर। सो दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज पैथोमैकेनिकल, ठीक है। और अगर इंजरी हो जाए पेरिफेरल नर्व को तो या पैथोफिजियोलॉजिकल में आपको रिस्पांस मिलता है या फिर पैथोमैकेनिकल रिस्पांस मिलता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इंजरी हो गई तो या इंट्रान्यूरल इंजरी होगी या एक्स्ट्रा न्यूरल इंजरी होगी, ठीक है। इंट्रान्यूरल इंजरी क्या है? जो नर्व इटसेल्फ, नर्व को, ठीक है, या नर्व के कनेक्टिव टिश्यू को जो इंजरी इंजर्ड कर रही है, ठीक है, उसको हम लोग इंट्रान्यूरल बोलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग्स या फिर क्या है आपकी जो अंडरलाइन न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, एक्सॉन्स हैं, अगर उनको डैमेज हो रहा है या कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड इट एज इंट्रान्यूरल इंजरी। और अगर वो कहता है कि जहां जिस फ्लोर के ऊपर पेरिफेरल नर्व पड़ी हुई है, ठीक है, अगर उस फ्लोर को कुछ हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूरल इंजरी, ठीक है। बात की समझ आई? जी बच्चों, बात की समझ आई है? जी यस सर, सर, आ आ गई। गई। यस सर। यस सर। ओके, ये जो बाकी क्लासिफिकेशन है ये हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन काफी बड़ी है। इनमें 3 टाइप्स है, न्यूरोप्रेक्सिया है, एक्सोनोटोमेसिस है, न्यूरोनोटोमेसिस है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जी बच्चों, बात की समझ आई है सबको? जी यस सर, सर। बिल्कुल। यस सर, आ गई है। तो मायोटॉम्स एक बार बता देंगे?
जी मायोटॉम्स किसके, अपर क्वार्टर के लोअर क्वार्टर? नहीं नहीं, इसको क्या कहते हैं सर, वो मैं पूछ रहा था। मायोटॉम्स एक, क्या होते देखो हैं? इसको उर्दू में याद रख लो। यस। एक नर्व रूट जब किसी मसल्स को, नंबर ऑफ मसल्स को या मसल ग्रुप को जो कि एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हो उनको सप्लाई करे, ठीक है, उसको हम लोग मायोटॉम बोलते हैं। ठीक है सर। एक नर्व रूट नंबर ऑफ मसल्स को या मसल ग्रुप को जब सप्लाई करे, इनर्वेट करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मायोटॉम मायोटॉम। बोलते हैं। ठीक हो गया? ठीक है सर। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? नो सर। सर जी इंट्रान्यूरल और एक्सट्रान्यूरल एक्सप्लेन कर दे सर। क्या कहना है, पूछ रहे हो? सर इंट्रान्यूरल एंड एक्सट्रान्यूरल। अच्छा, इंट्रान्यूरल क्या होता है? इंट्रान्यूरल में जब कनेक्टिव टिश्यूज को या फिर एक्सॉन, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो भी न्यूरॉन है, ठीक है, या जो पेरिफेरल नर्व है, उसको जब कोई डैमेज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंट्रान्यूरल इंजरी है। कनेक्टिव टिश्यू प्लस द न्यूरॉन इटसेल्फ, अगर इनको कोई इंजरी हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रान्यूरल। एक्स्ट्रा न्यूरल हम उसको बोलते हैं कि जिस फ्लोर के ऊपर पेरिफेरल नर्व पड़ी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं बेड। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्व का बेड। जैसे नेल बेड होता है ना बेटा, नेल बेड, नेल जिस स्किन के ऊपर पड़ा हो उसको हम लोग बोलते हैं नेल बेड, ठीक है। तो इसी तरीके से नर्व का भी बेड होता है। अगर वो बेड, वो चाहे बेड मसल है, वो चाहे बेड एक बोन है, वो चाहे बेड एक जॉइंट है, अगर उस बेड को कोई इंजरी हो जाए तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूरल इंजरी बोलते हैं। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके बच्चों, इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह ठीक है हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।